स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ये महामारी का जो संकट चल रहा है, इसमें हमारा शिक्षण अध्ययन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। परंतु इसके लिए भी हमने एक समाधान, एक सॉल्यूशंस निकाला कि हम वही सब जो हम बच्चों को कक्षा में, क्लास में देते हैं, ठीक वही सब हम आपको घर पर भी अवेलेबल कराएं, उपस्थित कराएं। तो मैं सुशील कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज केशवपुरी मुजफ्फरनगर से आपके सामने कक्षा 12 का बही खाता लेखा शास्त्र, इसके एक अध्याय का अध्ययन आपको कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। कक्षा 12 सब्जेक्ट होगा हमारा बही खाता लेखा शास्त्र अर्थात अकाउंटेंसी। अध्याय होगा पार्टनरशिप पे जैसा कि हम सभी जानते हैं 4 भाग हैं। मैं यहाँ पर चौथे भाग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चौथे भाग का नाम है हमारा डिसोल्यूशंस, और ये इसको हिंदी में कहेंगे साझेदारी फर्म का विघटन। यहाँ पर हम पहले इस क्रियात्मक प्रश्न को हल करने से पहले उसके विषय में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स की जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारी अकाउंटेंसी, हमारा लेखा शास्त्र जो है वो टोटल बेस्ड ऑन थ्योरी। यदि हम थ्योरी को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ लेंगे तो हमारा क्रियात्मक प्रश्न हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं पहले इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। डिसोल्यूशंस क्या होता है? साझेदारी विघटन, साझेदारी फर्म का विघटन, ये 2 चीजें होती हैं। इसमें जो सबसे पहले होता है वो साझेदारी विघटन ले रहे हैं। साझेदारी विघटन का अर्थ हो गया कि फर्म के साझेदारों का आपस में संबंध विच्छेद, मतलब काम करना उन्होंने बंद कर दिया किसी एक या 2 साझेदार के जाने के कारण। ऐसी स्थिति में साझेदारी के विघटन में फर्म के जो साझेदार होते हैं वो 1 या 2 साझेदार फर्म से विच्छेदन कर लेते हैं। फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, उसमें फर्म के व्यवसाय को प्रभावित नहीं किया जाता, ना ही फर्म का व्यवसाय प्रभावित होता है। इसको कहते हैं साझेदारी विघटन। दूसरा इसमें जो पार्ट है साझेदारी फर्म का विघटन। साझेदारी फर्म का जो विघटन होता है उसके अंतर्गत क्या होता है, उसमें सभी साझेदारों का संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात उनके आपस में एक दूसरे से कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका कम्युनिकेशंस भी खत्म हो जाता है, उनका लेन देन, उनका व्यवसाय वो सब समाप्त हो जाता है। और इसके साथ ही समाप्त हो जाता है फर्म का व्यवसाय। फर्म का व्यवसाय जो निरंतर अनेक वर्षों से चलता जा रहा था वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो फर्म के विघटन की बात हो रही है, इससे संबंधित ये हमारा चौथा पार्ट आता है, और इसी से संबंधित हम क्रियात्मक प्रश्न करेंगे। साझेदारी विघटन के संबंध में ये इससे पहले वाले 3rd पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर अवकाश ग्रहण या मृत्यु हो जाने के कारण जो है साझेदारी का विघटन, साझेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन फर्म का व्यवसाय चालू रहता है। तो आइएगा देखते हैं इसके संबंध में एक क्रियात्मक प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक समस्या ये है कि क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सुनिए इसको ध्यान से। ए, बे और से 3 साझेदार हैं, 3:2:1 के अनुपात में लाभानी का वितरण करते हैं। 31 दिसंबर 2013 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। उसमें दायित्व पक्ष में क्रेडिटर्स 15,400, देय विपत्र 3,600, ए का लोन 10,000 रुपये तथा ए का पूंजी खाता 20,000, बी का पूंजी खाता 16,000, सी का पूंजी खाता 8,000 और उनका रिजर्व फंड वो 12,000 था। इसी प्रकार से संपत्ति पक्ष में बैंक बैलेंस 3,500 रुपये, स्टॉक 19,800 रुपये, देनदार 15,000 रुपये और इसमें 1,000 रुपये का रिजर्व भी बनाया हुआ है, प्रावधान संचय।
संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, सभी साझेदारों ने एक पॉलिसी भी ली हुई है फर्म के नाम से, जॉइंट पॉलिसी है वो। इसके बाद आता है मशीनरी। फर्म ने एक मशीन भी क्रय की हुई है। 1 जनवरी 2014 को फर्म का विघटन हो जाता है। फर्म का विघटन हो जाने पर अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले फर्म के विघटन में किस खाते को दर्शाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि फर्म का व्यवसाय और साझेदारों का संबंध विच्छेद होता है, तो ठीक इसी प्रकार से आते हैं। यहां पर देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला अकाउंट्स, ये सबसे पहला अकाउंट है, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट्स का मतलब होता है वसूली खाते, वसूली खाता। यहां पर देखिए आप कि वसूली खाता, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात फर्म जो बंद की जा रही है उस फर्म के बंद हो जाने पर हम जो खाता बनाते हैं उसको बोलते हैं वसूली खाता। अर्थात इसके अंतर्गत ऋणी पक्ष में, डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में हम समस्त संपत्तियां, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे आप, डेबिट साइड में टोटल संपत्ति, सभी संपत्तियां बैंक और रोकड़ को छोड़कर। दूसरा, क्रेडिट साइड में वसूली खाते के धनी पक्ष में, क्रेडिट साइड में सभी दायित्व, पूंजी और रिजर्व को छोड़कर, पूंजी और संचय को छोड़कर बाकी सभी दायित्व यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद संपत्तियों को बेचने पर जो पैसा प्राप्त होगा वो हमारा क्रेडिट साइड में, और दायित्वों के भुगतान करने के लिए जो हम प्रयोग करेंगे वो डेबिट साइड। इसके बाद देखिएगा, यदि प्रश्न में बैंक और कैश दोनों चीजें एक साथ दी हुई हैं तो उन दोनों को एक साथ हम कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे यहाँ बैलेंस के रूप में। तो आइएगा, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, हम ये देखते हैं कि वसूली खाते में हमने क्या किया। वसूली खाते में हमने समस्त संपत्तियों को बेच दिया और समस्त दायित्वों का भुगतान कर दिया। तो भुगतान किस प्रकार से किया गया मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये जो स्टॉक है हमारा 19,800 रुपए का, ये स्टॉक हमारा बिका है 18,000 रुपए का। इसके पश्चात जो हमारे डेबिटर्स थे वो 15,000 के थे। 1,000 का हमने यहाँ पे प्रोविजन बनाया हुआ है। इस प्रोविजन को छोड़कर प्राप्त जो हुई है हमें रकम 14,500 रुपए। इसके पश्चात फर्म ने एक जॉइंट पॉलिसी भी ली हुई थी जो तीनों साझेदारों ने मिलकर ली हुई थी। पॉलिसी इसीलिए ली जाती है, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, पॉलिसी इसलिए ली जाती है यदि किसी साझेदार के साथ कोई हादसा है, कोई समस्या आ जाती है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है और उन सभी की भरपाई किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की भरपाई होती है। तो जॉइंट पॉलिसी जो 4,000 रुपए की थी वो मिस्टर ए ने ले ली है 5,000 रुपए में। इसके बाद आइएगा मशीनरी जो हमारे फर्म में 43,700 रुपए की थी वो मशीनरी हमारी बिकी है 36,000 रुपए की, केवल 36,000 रुपए की। देखिए होता क्या है कि जब फर्म बंद हो रही होती है ना तो सब ये सोचते हैं कि उसका सामान सस्ते से सस्ता बिक जाए। उनको भी आवश्यकता होती है, शीघ्रता होती है कि वो सामान शीघ्र से शीघ्र बेच दें और अपना अन्य कुछ कार्य करें। नेक्स्ट आते हैं हम क्रेडिटर्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा था इसको, क्रेडिटर्स को 15,400 रुपये, ये इनका हमें भुगतान करना है तो ये करेंगे डेबिट साइड से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि समस्त संपत्तियां डेबिट साइड में, समस्त दायित्व क्रेडिट साइड में, संपत्तियों का भुगतान, संपत्तियों से प्राप्ति यहाँ पर और दायित्वों का भुगतान क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आइएगा बिल्स पेबल्स अर्थात जो माल हमने क्रय खरीदा हुआ है, क्रय माल किया हुआ है, उधार माल क्रय किया हुआ है, उसका भुगतान हमें करना है। उसका भुगतान करने के लिए हम यहाँ पर उसका पेमेंट करेंगे 3,600 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके पश्चात एक बिल है हमारा जो हमने बैंक से बनाया हुआ है, वो वह किसी कारण से अनादृत हो गया है तो उसका भी भुगतान फर्म को इस समय करना होगा, क्योंकि सभी लेन देन, सभी
व्यवसाय बिल्कुल बंद कर रहे हैं, तो इसलिए सब कुछ इक्वल करना होता है। चलिए इसके बाद आते हैं हम टोटल लगाते हैं इसका, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ओर का जो भी टोटल होगा, दोनों साइड से डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में जो भी टोटल ज्यादा होता है उसको दोनों पक्ष की ओर लगा देते हैं। अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो डेबिट वाले टोटल में से क्रेडिट वाला टोटल घटाया तो ये हमारा बचा डेबिट बैलेंस। ये क्या बचता है हमारा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस अर्थात रियलाइजेशंस पर हानि हुई है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, वसूली पर हानि। यदि किसी कारण से क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता और डेबिट साइड का कम होता तो ये होता हमारा क्रेडिट बैलेंस अर्थात प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हमारा डेबिट बैलेंस होगा। अब इस बैलेंस को कैसे बांट देंगे हम? इसको बांटने के लिए देखिएगा यहाँ पर मिस्टर ए, बी और सी, इनका अनुपात 3:2 एक क्वेश्चन में जिस प्रकार से विदित है पहले से ही, तो इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3/6, 2/6 और 1/6। अब इस 8,700 रुपए को आप इस प्रकार से बांट दीजिएगा। मैं रफ्तारी यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको। 8,700 रुपए को हम बांट देंगे। मिस्टर ए का हिस्सा होगा 3/6, इसको डिवाइड करेंगे आप तो 1450 और इसकी गुणा करेंगे 3 से तो 4,350। ठीक इसी प्रकार से मिस्टर बी का निकालेंगे 8,700 रुपए का 2/6, ये हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1450 और इसकी गुणा करेंगे 2 से तो 2900 रुपए, ये यहाँ पर इस प्रकार से। और मिस्टर सी का 8,700 रुपए का 1/6 बराबर 1450, ये हमारा लॉस इस प्रकार से आ जाता है। अब इस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उससे भी पहले हम एक खाता और बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए है, इन्होंने फर्म को 10,000 रुपए का लोन दिया हुआ है। अब फर्म को 10,000 रुपए का लोन दिया हुआ है तो वो लोन तो भैया उनको देना पड़ेगा। फर्म वह लोन उनको पे करेगी और जब फर्म उनको लोन पे करेगी तो उसके लिए हम मिस्टर ए का अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, एज अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी 10,000 रुपए और टू कैश 10,000 रुपए, ये कैश हम उनको दे करके दिखाते हैं। दो अकाउंट्स बनाने के बाद अब आते हैं हम तीसरे अकाउंट्स पर। तीसरा अकाउंट हमारा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अर्थात साझेदारों के पूंजी खाते, अर्थात साझेदारों के पूंजी खाते। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले इस प्रकार से फॉर्मेट बनाएंगे। जितने भी फर्म में साझेदार होते हैं, फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उन सभी के खाते इस प्रकार से शो करते हैं। यदि फर्म में 3 साझेदार हैं, 1, 2, 3 क्रेडिट साइड, 1, 2, 3 इस तरह से डेबिट साइड। यदि 4 होते हैं तो 4 हो जाएंगे, 5 होते हैं तो 5, 2 होते हैं तो 2, इस तरह से कॉलम हम बना लेते हैं। आइएगा देखते हैं सबसे पहले इनका पहला बैलेंस क्या है। बैलेंस शीट से जैसे मैंने आपको बताया था कि ए, बी, सी सबके पुराने पिछले बैलेंस दिए हुए हैं, तो वो बैलेंस हम यहाँ पर इस प्रकार से दिखाते हैं। मिस्टर ए का पिछला बैलेंस है 20,000 रुपए, मिस्टर बी का पिछला बैलेंस है 16,000 रुपए और मिस्टर सी का 8,000 रुपए। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि हमें ये देखना होगा कि पुरानी बैलेंस शीट में, पिछली जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें वो रिजर्व तो नहीं दिया है। यदि उसमें वो रिजर्व दिया है तो उसको भी हम पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे, मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनमें सब में बांट देंगे। किस प्रकार से? पुराना रिजर्व जो दिया है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ उसको आपको। रिजर्व है हमारा 12,000 रुपए, इसको भी हम अपने लाभ हानि वितरण अनुपात में अर्थात इस अनुपात में बांट देंगे। किस प्रकार से? देखिएगा यहाँ पर मिस्टर ए का हिस्सा 12,000 रुपए का, ए का हिस्सा 3/6, ये हो गया जी आपका 6 × 12 2, 2,000
6,000 रुपये, 2 दिए 6,000 रुपये, ये इस प्रकार से मिस्टर ए का हो गया। और मिस्टर बी का 12,000 रुपये का 2/6 यानी कि ये हो गया हमारा जी 4,000 रुपये। और ठीक इसी प्रकार से मिस्टर सी का 1/6 12,000 रुपये का 1/6 2,000 रुपये। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिजर्व इनके खातों में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट से अर्थात वसूली खाते से हमें लॉस प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पर ये लॉस जो दिया है तो वो लॉस भी उनके खातों में डेबिट किया जाएगा, अर्थात वो उनकी पूंजी और जो उनको मिलने वाला प्रॉफिट है उसके बाद टोटल में से उनके वो लॉस घटा दिया जाएगा। कैसे घटाएंगे देखिएगा यहाँ पर। ये लॉस है आपका 4,350 मिस्टर ए का, ये आ गया यहाँ पर। मिस्टर बी के हिस्से में जो लॉस आया था उनके लाभानी वितरण अनुपात के अनुसार 2/6 के अनुसार 2,900 रुपये। इसके बाद मिस्टर सी का 1,450 रुपये, ये आ गया। यहाँ पर अब हम इसका टोटल लगाएंगे। टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल ऑलमोस्ट विघटन के समय यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस यहाँ पर इधर डेबिट साइड में बचेगा था, क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा। वो बाद वाला स्टेप है कि यदि इधर का टोटल ज़्यादा हो जाता है और उधर कम होता है तो वो दिवालिया वाली स्थिति है या इस तरह की कुछ स्थिति है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसका टोटल हुआ 26,000 रुपये। 26,000 रुपये से माइनस कर दीजिएगा 4,350 रुपये, ये बच गया आपके 16,650 रुपये। 16,650 रुपये। इस समय फर्म मिस्टर ए को 16,650 रुपये देगी। इसके बाद मिस्टर बी, इनका टोटल आ रहा है 20,000 रुपये। 16,000 20,000 रुपये, 20,000 में से माइनस कर दीजिएगा 2,900 रुपये जो उनके हिस्से का लॉस था, उसमें से लॉस घटाने के पश्चात क्या आ गया हमारा 17,100 रुपये, यानी कि फर्म मिस्टर बी को 17,100 रुपये पे करेगी। इसके बाद मिस्टर सी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये में से माइनस कर दीजिए इनके हिस्से का लॉस, तो ये आ जाएगा आपका 8,550 रुपये। इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्म के विघटन की, तो फर्म के विघटन में आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाता है जी, क्योंकि फर्म बंद हो रही है इसलिए आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर हम संपत्ति बेचकर दायित्वों का भुगतान कर देते हैं, जो बचा कुचा होगा उसको सभी पार्टनर्स अपने हिस्से में बांटकर ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इसके लिए बनाएंगे हम कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट इसमें बनानी ही नहीं है, तो इसलिए बनाना क्या है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा यहाँ पर। कैश अकाउंट के लिए सबसे पहले हम कैश का बैलेंस देखते हैं, रोकड़ की बाकी, बैंक की बाकी कितनी दी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था, अगर यदि आपको विदित है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कैश को कहीं पर भी नहीं लिया है, तो यहाँ पर हम कैश डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी के नाम से 3,500 रुपये इस प्रकार से लेंगे। ये बैलेंस आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिएगा संपत्तियों से जो प्राप्ति हुई है वो प्राप्तियां हम यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारा कैश बढ़ा है, जो हमें भुगतान करना है वो हमारा कैश कहीं ना कहीं बढ़ा है। कैश बढ़ा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट्स में से कैश के रूप में स्टॉक हमारा बिका 18,000 रुपये का, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे। इस प्रकार से डेबिटर्स हमारे 14,500 रुपये प्राप्त होते हैं, वो डेबिट साइड में कैश अकाउंट के। मशीनरी बेचकर, मशीनरी हमारी जो कि 43,700 की थी, 36,000 की बिकी थी, वो बेचकर हमें प्राप्त हुआ 36,000 रुपये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। आइएगा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिस्टर ए का जो बैलेंस था, वो
एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल के नाम से 16,650 रुपये। इसके बाद मिस्टर बी का 17,100 रुपये, फर्म इनको इतना पैसा देगी, तो मिस्टर बी बाय बीज कैपिटल अकाउंट 17,100 रुपये। इसके बाद मिस्टर सी 8,550 रुपये, इसका भुगतान 8,550 रुपये का भुगतान सी को किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमने तीनों पार्टनर्स का जो बैलेंस है कैश अकाउंट से, कैश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आता है उसका भुगतान किया जा रहा है, क्योंकि फर्म यहाँ पे बंद हो रही है तो यहाँ पर कैश के रूप में इसको दिखाएंगे। तो कैश अकाउंट में तीनों बैलेंस इस प्रकार से दिखाने के पश्चात अब हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या भुगतान करना है। क्या क्या भुगतान करना है? मिस्टर ए का लोन 10,000 रुपये ये चुकाना है, तो यहाँ पर आएंगे मिस्टर ए लोन 10,000 रुपये। इसके अलावा बिल्स का पेमेंट करना है, बिल्स पेबल 3600 रुपये, ये भुगतान हमें करना है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट बीपी 3600 रुपये। उसके बाद एक विपत्र जो हमने बैंक से भुनाया हुआ था वो किसी कारण से अनादृत हो गया है, तो उसका भी भुगतान हमें करना होगा, 700 रुपये। इसके पश्चात लेनदार हमारे 15,400 रुपये के हैं, तो 15,400 रुपये का भुगतान हमें कैश अकाउंट से बाय क्रेडिटर्स के नाम से ये का योग लगाते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों ओर से बराबर आना चाहिए, क्योंकि समस्त संपत्तियां बेच दी गई हैं, समस्त दायित्वों का भुगतान कर दिया गया है, इसीलिए हमारा ये योग बराबर होना चाहिए। जिस प्रकार से बैलेंस शीट का आर्थिक चिट्ठे का योग बराबर आता है, ठीक उसी प्रकार से ये योग भी हमारा बराबर आना चाहिए।